अध्ययन कोचिंग के भारत के संवैधानिक विकास की इस श्रृंखला में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के अंतर्गत हुए विभिन्न परिवर्तनों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से विशेष परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को हम देखते हैं। देखिए, 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था को लाया गया कि भारतीयों को विधायी कार्यों में शामिल किया जाए। देखिए, 1857 का विद्रोह अभी समाप्त हुआ था और 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए या उसके जैसा कोई विद्रोह ना हो, इस परिस्थिति को जो ब्रिटिश सरकार थी वो भली भांति जानती थी कि ऐसा कोई भी आने वाले समय में प्रयास ना हो। उसके लिए भारत परिषद अधिनियम में अनेक प्रावधान किए गए। इन्हीं एक प्रावधानों में से था कि भारतीयों को विधायी कार्यों में शामिल किया जाए और भारतीयों को विधायी कार्यों में शामिल करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत एक प्रावधान लाया गया था। इसी कारण से इसको सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति कहते हैं। इस कानून के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार ने नीति अपनाई थी, उस नीति को सहयोग की नीति या उदार निरंकुश की नीति कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सबसे पहली बार यानी कि सर्वप्रथम पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया या भारतीयों को विधायी कार्य सौंपने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को देखने का हम प्रयास करते हैं। कौन कौन से परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से किए गए। देखिए, गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों के निर्माण। देखिए, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियां दे दी गई। गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियां दे दी गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इस समय थे और लॉर्ड कैनिंग को यहां कुछ शक्तियां दी गई, जिनमें से एक मुख्य शक्ति थी कि गवर्नर जनरल किसी भी नए प्रांत का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी नए प्रांत का निर्माण कर सकते हैं और बनाए गए प्रांत के अंतर्गत किसी भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसी भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इनको ये अधिकार दिए गए कि ये किसी भी प्रेसिडेंसी या जो कोई भी प्रांत है उसके क्षेत्र को विभाजित कर सकते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन करने के अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए। दूसरा मुख्य परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी या जो कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, इस परिषद के अंदर अभी तक कुल 4 सदस्य होते थे। इन 4 सदस्यों को बढ़ाकर अब 5 सदस्य कर दिए गए और इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य, देखिए 5 सदस्यों में से 3 सदस्य वो सदस्य होंगे जो प्रशासन से संबद्धता रखते होंगे। 3 सदस्य वो सदस्य होंगे जो प्रशासन से संबद्धता रखते होंगे या जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य किया हो। इस कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य वही नियुक्त होंगे जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक प्रशासन का कार्य किया हो और 10 वर्ष तक प्रशासन संभाला हो। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो बचे हुए 2 सदस्य हैं कार्यकारी परिषद में, इन 2 सदस्यों में से एक सदस्य का
विधिवेता होना अनिवार्य था। कोई भी एक सदस्य इनमें से विधिवेता होगा, जो विधि का ज्ञाता होगा, और इसको 5 वर्ष का अनुभव कम से कम इसको होना चाहिए विधि के क्षेत्र में, तभी इसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। 5वें सदस्य का विधिवेता होना अनिवार्य था। देखिए, भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। जो भारत परिषद थी उसको विधायी संस्था बना दिया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि जो विधान परिषद थी उस विधान परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। विधान परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया गया, इसको विधायी संस्था बना दिया गया, विधायी संस्था बना दिया गया, और उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों एवं सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों के सभी स्थान और वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस भारत परिषद या इस विधान परिषद को विशेष समस्त परिस्थितियों में, सारी परिस्थितियों में कानून बनाने के अधिकार दिए गए। ये उन ब्रिटिश के लिए कानून बना सकती थी जो भारत में थे, उन भारतीय प्रजा, समस्त भारतीय प्रजा के लिए कानून बना सकती थी, समस्त कर्मचारियों के, चाहे वो भारत सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी हों, जो भारत में निवास करते हो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी, उनके लिए कानून बना सकती थी। और समस्त जो रियासतें थी और जो सम्राट के राज्य क्षेत्र थे, जो सम्राट के अधीन क्षेत्र आते थे, उन सब के संबंध में, स्थानों के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखती थी यह भारत परिषद। इस जो गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी, जो भारत परिषद थी, इस विधान परिषद के अंदर गवर्नर जनरल को न्यूनतम 6 सदस्य, न्यूनतम 6 सदस्य, न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल इस विधान परिषद के अंदर कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। ये यहाँ एक विशेष कंडीशन थी कि इन सदस्यों में से 1/2 सदस्य, आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। ये गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, आधे सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य था। देखिए, इसी के अंतर्गत जो इसी का उपयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने भारत के सर्वप्रथम, भारत के 3 व्यक्तियों को इस विधान परिषद का सदस्य बनाया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने अपनी नवगठित विधान परिषद का सदस्य बनाया था? देखिए, उनमें पहले सदस्य का नाम है पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। देखिए, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद का सदस्य बनाया और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। इसी क्रम में दूसरे थे बनारस के नवाब, बनारस के नवाब, और इसी क्रम में तीसरे व्यक्ति थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। देखिए, इन 3 व्यक्तियों को पटियाला के नवाब, बनारस के नवाब, पटियाला के महाराज, बनारस के राजा या बनारस के नवाब और सर दिनकर राव को जो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत किया था, और ये वो सदस्य थे जो भारत का प्रतिनिधित्व इस विधान परिषद के अंदर करते थे। देखिए, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य रखने का अधिकार प्राप्त हो गया, और इनका जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष का कार्यकाल दिया गया। गवर्नर जनरल को इनकी राय ठुकराने, यहाँ गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई और गवर्नर जनरल इनकी जो राय थी उस राय को ठुकरा सकता था, इनको वीटो
पावर, यानी कि इनको वीटो अधिकार यहाँ दे दिया गया गवर्नर जनरल को। नए नए परिवर्तन को देखते हैं। इसमें जो 5वां परिवर्तन हुआ वह क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभिन्न विभाग विभिन्न विभिन्न सदस्यों को दिए, इनको इन विभागों के लिए उत्तरदायी बनाया। इनका जो विभागों का प्रशासन था उसके लिए जिन व्यक्तियों को ये विभाग दिए गए उनको इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया। देखिए, जिस अभी जो कंडीशन है अभी के हिसाब से क्या होता है, जो मंत्री हैं उन मंत्री के पास उनका एक विभाग होता है। ये जो प्रथा है मंत्रियों को विभाग देने की और मंत्री इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यह प्रथा लॉर्ड कैनिंग ने भारत को दी है। इनके काल में ये प्रथा शुरू हुई है। भारत में मंत्रिमंडलीय प्रथा की जो नींव रखी गई है वो लॉर्ड कैनिंग के काल से रखी गई है। देखिए, 6वां परिवर्तन देखते हैं। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। देखिए, इसको जो गवर्नर जनरल था इसको अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिए गए। देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी के अंतर्गत मद्रास व बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने के अधिकार दिए गए। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाई गई कोई भी विधि गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैध होती थी। देखिए, इसको बोलते हैं शासन का विकेंद्रीकरण। इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण को लाया गया और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको कानून बनाने के साथ साथ जो प्रांतीय सरकार थी उनको भी कानून बनाने की छूट दी गई। अब वह भी कानून बना सकती थी, लेकिन उनके कानून तभी मान्य होंगे जब गवर्नर जनरल की अनुमति उनको प्राप्त होगी। संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 का जो अधिनियम था यह महत्वपूर्ण था। इसमें पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया। पहली बार भारतीयों को इसमें शामिल किया गया विधि निर्माण में। और कौन कौन भारतीय थे मैं अभी बताया आपको। पटियाला के महाराज, बनारस के नवाब, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 व्यक्तियों को जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद बनाई थी उस विधान परिषद के अंदर इनको शामिल किया गया था। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिए गए? कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था? तो इसका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। देखिए, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की जो नींव थी वह 1861 के अधिनियम के अंतर्गत पड़ी। देखिए, शासन के विकेंद्रीकरण का देखिए सबसे ऊपर कौन है? क्राउन है। क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पे गवर्नर जनरल या वायसराय काम कर रहा है। गवर्नर जनरल या वायसराय काम कर रहा है। वायसराय काम कर रहा है। यहां इसके अधीन विधान परिषद और कार्यकारी परिषद जैसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। कार्यकारी परिषद जैसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और उसी के साथ साथ बम्बई और मद्रास
बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को ये अधिकार दिए गए कि वे भी कानून बना सकते थी और उन कानून में संशोधन कर सकती थी, लेकिन ये कानून तभी मान्य होंगे जब गवर्नर जनरल की अनुमति इनको प्राप्त होगी। देखिए नया प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो लॉर्ड कैनिंग हैं, और लॉर्ड कैनिंग के काल में पोर्टफोलियो व्यवस्था पहली बार आई, पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आई। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न मंत्रालय दिए गए या विभिन्न विभाग दिए गए, उन विभागों का जिम्मेदार उनको बनाया गया। देखिए अब हम वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर देखते हैं, इनमें क्या अंतर है। देखिए वास्तव में गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। देखिए 1858 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति थे, बस नाम परिवर्तित हुआ था 1858 के अधिनियम में, और परिवर्तन केवल इतना था कि जब गवर्नर जनरल तब उसको बोलते थे जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था। गवर्नर जनरल उसको तब बोलते थे जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था, ब्रिटिश प्रांतों का शासन। और वायसराय उसको तब बोलते थे जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था। वायसराय इसको तब बोलते थे जब यह क्राउन का प्रतिनिधि बनकर भारतीय राजाओं के साथ कार्य करता था, उनके साथ संधि करता था, या उनके साथ जो भी जो शासन था उनके साथ शासन करता था, तो तब उस स्थिति में इसको वायसराय कहा जाता था। और जब यह जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका शासन देखता था, उस परिस्थिति में इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। धन्यवाद।